हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गेजेस के बारे में कि गेजेस रेलवे ट्रैक में जो हमारे गेजेस होते हैं वो क्या होते हैं। हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि ये ब्रॉड गेज की है, नैरो गेज की है या मीटर गेज की गाड़ी है, लेकिन गेज का असली मतलब क्या होता है और गेज हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी ट्रेन हमारी ब्रॉड गेज की है, कौन सी नैरो गेज की है या फिर कौन सी मीटर गेज की गाड़ियां हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गेजेस के बारे में कि गेजेस क्या होते हैं। तो गेजेस की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएं तो इट इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेल्स। इसका मतलब कि जहाँ पे हम रेलवे ट्रैक बिछाते हैं तो जो दो पटरियां होती हैं उन दोनों पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं गेज। एक्चुअल मीनिंग गेज का यही है कि तो जो हमारी पटरियां हैं, जो रेलवे ट्रैक की हमारी जो रेल्स होती हैं, उन दोनों के बीच का जो क्लियर डिस्टेंस होता है, जो इन दोनों के पॉइंट से हेड टू हेड हमारा जो डिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं गेज। अब ये गेज या डिस्टेंस है तो ये मीटर में होगा। लेंथ हम नाप रहे हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इन सब में हम नापेंगे। तो ये जो हमारे गेजेस हैं, इन गेजेस का जो हमारा लेंथ है, वो लेंथ कितने मीटर, कितने मिलीमीटर या कितने सेंटीमीटर का होता है, उस पे डिपेंड करता है कि हमारी जो रेलवे ट्रैक है, वो मीटर गेज है, ब्रॉड गेज है या नैरो गेज। अब जैसे कि आप इस फोटो से पता लगा पा रहे हैं कि ये हमारी एक पटरी है और ये हमारी दूसरी पटरी है। इन दोनों पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस है, हेड टू हेड हमारा डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं गेज। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ये एक फोटो है, एक्चुअल फोटो है रेलवे ट्रैक की। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक रेलवे ट्रैक ये है, एक रेलवे ट्रैक ये है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं गेज। ठीक है। अब गेज कितनी तरह के होते हैं या अलग अलग देशों में कौन कौन से गेजेस यूज होते हैं, तो उसमें अगर हम ध्यान दें तो यूके, यूएस, कनाडा, टर्की और चाइना में हमारा स्टैंडर्ड गेजेस यूज होते हैं, जिनकी लेंथ या दोनों की पटरियों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1435 mm। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्राजील, अर्जेंटीना और रशिया, इन सब में ब्रॉड गेज यूज होते हैं, जिनकी दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस होता है 1.1676 mm। अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हमारे केप गेजेस यूज होते हैं, जिन दोनों पटरियों के बीच का डिस्टेंस होता है 1067 mm। और इंडिया में एक और तरह का गेज यूज होता है, इंडिया, फ्रांस, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड में, वो होता है मीटर गेज, जहाँ पे दोनों पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1 मीटर या 1000 mm। और इनके अलावा जो अदर कंट्रीज हैं उसमें अदर तरह के गेजेस या दोनों पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अलग अलग। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 3 तरह के गेजेस यूज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज का मतलब होता है जैसे हमारी ये दो पटरियां हैं, इन दोनों पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा होता है, उनको हम कहते हैं ब्रॉड गेज। अब कितना बड़ा होता है, इन दोनों पटरियों के बीच का डिस्टेंस होता है 1676 mm या फिर 1.676 मीटर। ये दोनों पटरियों का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1.676 मीटर या फिर 1776 mm। तो ये इसको हम कहते हैं ब्रॉड गेज। सेकेंड हमारा आता है मीटर गेज। मीटर गेज जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये दो हमारी पटरियां हैं, इन दोनों पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर, 1 मीटर या फिर 1000 mm, उसको हम कहते हैं मीटर गेज। ठीक है। अब बात आती है नैरो गेजेस की। तो नैरो गेजेस होते हैं जो मीटर गेज से थोड़े से छोटे होते हैं, या जिन्हें हम टॉय ट्रेन्स भी कहते हैं, जो पहाड़ों पे होती हैं, बहुत संकरी संकरी उनका रेलवे ट्रैक होता है, उनको हम कहते हैं नैरो गेजेस। नैरो गेजेस में दोनों पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 763 mm या फिर 0.763 मीटर। तो ये 3 तरह की हमारे यहाँ पे इंडिया में जो गेजेस यूज होते हैं या इंडिया में जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो ये 3 तरीके के होते हैं।
सबसे पहला है ब्रॉड गेज, जो 1 मीटर से बड़ा होता है, जिनका दोनों पटरियों के बीच का डिस्टेंस होता है 1.676 मीटर। फिर होता है मीटर गेज, जिसमें दोनों पटरियों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल 1 मीटर होता है। और उसके बाद आता है नैरो गेज, जो कि होता है 1 मीटर से कम, जिनमें दोनों पटरियों के बीच का डिस्टेंस होता है 0.763 मीटर। अब कितने-कितने परसेंट जो हमारे इंडिया में टोटल रेलवे ट्रैक्स हैं, उसमें कितना परसेंट हमारा ब्रॉड गेज है, कितना परसेंट हमारा मीटर गेज है और कितना परसेंट हमारा नैरो गेज है। तो अगर हम इसमें देखें तो 63% ऑफ द टोटल रूट ट्रैक, जो भी हमारे इंडिया में कितने भी रेलवे ट्रैक बने हैं, उसमें से 63% जो हमारा रेलवे ट्रैक है, वो होता है हमारा ब्रॉड गेज। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि ब्रॉड गेज जो टोटल हमारा जितना भी इंडिया में ट्रैक है, उसमें से 63% जो हमारे ब्रॉड गेज का ट्रैक है। टोटल ट्रैक में से 31% हमारा मीटर गेज का है और केवल 6% है जो हमारा नैरो गेज का है। नैरो गेज, जिन्हें हम टॉय ट्रेन या फिर छोटी पटरियों की भी गाड़ियाँ कहते हैं, वो हम नॉर्मल प्लेन एरिया में प्रोवाइड नहीं कराते हैं, वो हम वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे हमें संकरी होती है, जैसे पहाड़ों पे होता है या फिर हमें जगह नहीं मिल रही है, वहाँ पे हम नैरो गेजेस प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए सिर्फ़ ये टोटल ट्रैक का सिर्फ़ 6% ही है। अब अगर आप इस फ़ोटो में ध्यान से देखें, तो इसमें एक ही ट्रैक पे ये जो सबसे आगे वाला है, ये हो गया हमारा मीटर गेज और इसके अंदर वाला जो है, ये हो गया हमारा नैरो गेज। ऐसे आप इधर ध्यान दें तो यहाँ पे एक ही ट्रैक पे अलग-अलग तरह के, एक में ब्रॉड गेज है, फिर उसके अंदर मीटर गेज है और उसमें सबसे छोटा हमारा नैरो गेज है। अब है हमारा कि हमारे पास में एक आइडियल परमानेंट वे, उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। जब हम एक परमानेंट वे बना रहे हैं, तो उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम किन चीज़ों को ध्यान में रख के अपना परमानेंट वे डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं, द गेज शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म। जो भी हम गेज बना रहे हैं, इट शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म। भले ही हम ब्रॉड गेज बना रहे हों, मीटर गेज बना रहे हों या नैरो गेज बना रहे हों। किसी भी तरीके का हम गेज बना रहे हैं किसी भी जगह पे, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जो जिस जगह पे हम अपना रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, वहाँ पे वो गेज सूटेबल है या नहीं है, वो हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज़, जो भी हम गेज बना रहे हैं, अगर हम ए से लेकर बी पॉइंट तक अपना रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, तो वो पूरा रेलवे ट्रैक एक ही गेज का होना चाहिए। इट शुड बी यूनिफॉर्म। अगर पूरा रेलवे ट्रैक हमारा मीटर गेज का है, तो पूरा मीटर गेज का होगा, पूरा हमारा ब्रॉड गेज का है, तो पूरा ब्रॉड गेज का होगा। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं कि जैसे हम ए से बी के बीच में अपना एक रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, आधा हम मीटर गेज का बनाएँगे, आधा हम ब्रॉड गेज का बनाएँगे। ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो भी हम अपना गेज बना रहे हैं, इट शुड बी यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो हम देखते हैं, द रेल शुड बी इन प्रॉपर लेवल। इसका मतलब जो भी हम रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, उन दोनों का लेवल ज़मीन से समान होना चाहिए। बिल्कुल सेम लेवल पे दोनों पटरियाँ होनी चाहिए। अगर दोनों पटरियाँ, एक पटरी ऊपर हो गई, एक पटरी नीचे हो गई, तो इसके ऊपर जो हमारी ट्रेन रन करेगी, वो बहुत ही डिसबैलेंस होगी। उसमें जो बैठे हुए लोग हैं, उनको बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस होगा। इसलिए जो हमारी पटरियाँ हैं, इट शुड बी इन प्रॉपर लेवल, वो बिल्कुल सेम लेवल पे होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड आता है, द अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ किंक्स एंड इर्रेगुलरिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी हम अपना अलाइनमेंट कर रहे हैं, जो भी हम अपना रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का, जो हमारा पटरी है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी किंक या फिर डिफ़ॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी सीधी पटरी ना होके टेढ़ी-मेढ़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इर्रेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे सीधी पटरी है, उसमें बीच में कट आ गया, फिर पटरी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे किंक्स एंड इर्रेगुलरिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल स्ट्रेट पटरी होनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर जब हमारा अ, रेल या फिर रेलवे बोगीज़ हमारी रन करती हैं, तो वो बिल्कुल समान रूप से रन करें। इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल टू द पैसेंजर्स। Next is the gradient should be uniform and as gentle as possible.
ग्रेडियंट का मतलब होता है जैसे हम एक लेवल पे चल रहे हैं और उससे हमारा लेवल अप हो गया या फिर उससे लेवल हमारा डाउन हो गया। अप हो गया तो उसको हम कहते हैं प्लस ग्रेडियंट और डाउन हो गया उसको हम कहते हैं माइनस। तो ग्रेडियंट का मतलब है जैसे हम चढ़ाई या उतराई बोलते हैं। तो ग्रेडियंट का मतलब है जैसे हमने अपने रेलवे ट्रैक में ग्रेडियंट में अपना रेलवे ट्रैक बिछाया कि हमारा रेलवे ट्रैक पहले तो सीधा चल रहा था समान में, फिर उसके बाद में थोड़ा-सा ऊँचाई आ गई, पहाड़ पे चला गया, फिर थोड़ा-सा नीचे आ गया। तो जो भी हम अपना रेलवे ट्रैक बिछाएँगे, वो यूनिफ़ॉर्म ग्रेडियंट होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमारी ट्रेन को ऊपर चढ़ने में या फिर नीचे उतरने में प्रॉब्लम हो या फिर उसके अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इट शुड बी एज़ जेंटल एज़ पॉसिबल, बिल्कुल जेंटल होना चाहिए ताकि उसमें बैठे हुए लोगों को भी बिल्कुल कोई परेशानी ना हो। Next is there should be adequate provisions for easy renewals and replacement. अगर कहीं से हमारी पटरी खराब हो जाती है, तो हमारे पास ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए कि इस पटरी को हम काट कर या निकाल कर हम नई पटरी लगा सकें। ऐसी जगह पे हमें अपना रेलवे ट्रैक नहीं बिछाना चाहिए जहाँ पे हम आसानी से उसको रिप्लेस ना कर सकें या फिर रिपेयर ना कर सकें। ऐसी जगह पर अगर हमारी पटरियाँ खराब हो जाती हैं, तो हम उसको ना चेंज कर सकते हैं, ना रिपेयर कर सकते हैं और ऐसी जगह पे हमारी जब ट्रेन उस पटरियों पे जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। इसलिए हमें एडिक्वेट प्रोविज़न्स प्रोवाइड कराने चाहिए, ताकि अगर हमारी पटरी खराब हो गई है कहीं से भी, तो उसको हम चेंज कर सकें। नेक्स्ट है द ट्रैक शुड बी resilient and elastic in order to absorb the shocks and vibrations। जो भी हमारा रेलवे ट्रैक हम बना रहे हैं, मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि रेलवे ट्रैक में सबसे ऊपर होती हैं पटरियां, उसके नीचे हम लगा के रखते हैं स्लीपर्स, उसके नीचे हमारे होते हैं बलास्ट, तो येलो कलर से मैं दिखा रही हूँ आपको, और सबसे नीचे होते हैं हमारा मिट्टी। सबसे नीचे होती है हमारी मिट्टी। तो जो भी हमारा पटरी पटरी के ऊपर जो भी हमारे व्हील्स आते हैं, उनका लोड पड़ता है पटरी पे, पटरी से वो लोड जाता है स्लीपर्स पे, स्लीपर से वो लोड जाता है बलास्ट पे और बलास्ट से अल्टीमेटली लोड जाता है नीचे पड़ी सॉइल पे। तो जो हमारा सबसे पहला लोड जाता है, जो व्हील्स का जो लोड जाता है, वो जाता है हमारी पटरियों पे, रेल्स पे। तो इसलिए हमारी जो भी रेल्स है या ट्रैक है, इट शुड बी रेजिलिएंट एंड इलास्टिक इन ऑर्डर। रेजिलिएंट होनी चाहिए कि वो उसके ऊपर कितने भी लोड पड़ता है, वो उन सारे लोड को इजीली या सारे डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करे। इलास्टिक होना चाहिए ताकि अगर किसी लोड के पड़ने पे वो पटरी एक्सपैंड भी हो जाती है, तो व्हील के जाने के बाद वो अपनी शेप में वापस आ सकती है। तो इट शुड बी रेजिलिएंट एंड इलास्टिक। क्यों होनी चाहिए? इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द शॉक्स एंड वाइब्रेशंस। जैसे ही उसके ऊपर से कोई भी पहिया या व्हील जाता है, तो उसके ऊपर शॉक्स आते हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को वो एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट है हमारा द रेडियाई एंड सुपर एलिवेशन ऑन कर्व्स शुड बी प्रॉपर्ली डिजाइन्ड। जैसे हमारा रेलवे ट्रैक है, कभी भी हमारा रेलवे ट्रैक सीधा नहीं होता, हमेशा से सीधा नहीं होता है। कहीं पे घुमाव भी आते हैं, जैसे ए से बी अगर हम रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमारा रेलवे ट्रैक बिल्कुल सीधा हो सकता है कि वो थोड़ा-सा घुमा के भी रेलवे ट्रैक। तो इस चीज़ के लिए जो हमारा रेडियस है, जो हमारा पॉइंट आर है, रेडियस है या फिर सुपर एलिवेशन है, ये बिल्कुल प्रॉपर्ली डिजाइन एंड मेंटेन्ड होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर कोई भी ट्रेन जाए तो वो ओवरटर्न ना हो, गिरे नहीं। जैसे कोई ट्रेन जाए तो वो सुपर एलिवेशन या फिर रेडियस या घुमाव के कारण अपने ट्रैक से गिरे नहीं, डीरेल ना हो। नेक्स्ट है हमारा द ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी परफेक्ट फॉर एनहांसिंग द सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ ट्रैक। इस ट्रैक के ऊपर अगर कभी बारिश होती है या आसपास कोई हमारे पास पानी का स्रोत है, तो उससे जो पानी हमारे रेलवे ट्रैक पे आ जाता है, तो ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि जो भी पानी आए वो सारा बाहर निकल के चला जाए, ताकि जो हमारा रेलवे ट्रैक है वो ड्यूरेबल रहे और सेफ रहे। ड्यूरेबल रहे कि सालों साल चले और सेफ इसलिए रहे कि पानी के अंदर ना डूबे,
ताकि ट्रेन जब उसके ऊपर से जाए तो वो अपना ट्रैक को अच्छे से देख सके। नेक्स्ट है हमारा द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रैक दैट इज रेल्स, फिटिंग्स, स्लीपर्स, बलास्ट एंड फॉर्मेशन मस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब जितनी भी हमारा परमानेंट वे की सारी चीजें होती हैं, जिसमें हमारी सबसे पहले पटरियां आती हैं, उसके बाद हमारे स्लीपर्स आते हैं, फिर हमारा बलास्ट आता है, फिर सॉइल आती है, जितनी सारी चीजें हम उसमें लगा रहे हैं, वो सारी चीजें सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करनी चाहिए। ऐसी कोई भी हम चीज़ ना लगाएँ जो कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट से कम हो या डिग्रेडेड हो। ऐसा करने से हम बहुत सारे जान-माल की को रिस्क में डाल सकते हैं, जान-माल की बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ द ट्रैक स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा ट्रैक हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसके ऊपर से अगर कितने भी लोड की ट्रेन जा रही है, तो वो उस लोड को सहन कर सके बिना टूटे। नेक्स्ट हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ गेजेस। हमने अब तक गेजेस के बारे में पढ़ लिया, गेज क्या होते हैं वो पढ़ लिया, ब्रॉड गेज होता है, मीटर गेज होता है, नैरो गेज होता है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, हमने वो सारी चीज़ें भी पढ़ ली। अब आती है बात कि हम कहाँ पे कौन-सा गेज यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन-सी ज़मीन पे या कौन-सी जगह पर हमें ब्रॉड गेज चाहिए, कौन-सी जगह पे हमें नैरो गेज चाहिए और कौन-सी जगह पे हमें मीटर गेज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन जो भी मैं फैक्टर्स पढ़ाने वाली हूँ, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर आता है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कॉस्ट। हम जब बना रहे हैं, कोई भी रेलवे ट्रैक हम बना रहे हैं, तो वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। दूसरी चीज़ हम कोई भी रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो होता है कॉस्ट कि कहाँ पे हम अपना रेलवे ट्रैक बना रहे हैं और कौन-सा गेज सेलेक्ट करने में हमें सबसे कम कॉस्ट लग सकती है। उसमें कॉस्ट में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले आता है लैंड, कहाँ पे ज़मीन सस्ती है, कंपोनेंट्स कौ कितने तरह के कंपोनेंट्स ग्रेडिएंट्स हैं या नहीं हैं, या फिर रिवर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर अर्थवर्क आ जाता है, पहाड़ पे अगर बना रहे हैं तो हमें पहाड़ को काटना पड़ेगा, अगर हम नदी में बना रहे हैं तो नदी में हमें मिट्टी भरनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में आता है ब्रिजेज़। ऐसी ऐसी जगह पे हम अपना रेलवे ट्रैक अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे नदी, नाले, तालाब हैं, तो हमें और भी ज़्यादा ब्रिजेज़ बनाने पड़ेंगे। हम जितने ज़्यादा ब्रिजेज़ बनाएँगे, उतना ज़्यादा हमारा रेलवे ट्रैक का कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बिल्डिंग्स एंड सिग्नल्स। अगर ऐसी जगह पे बिल्डिंग्स आते हैं, तो उन बिल्डिंग्स को हम हटा देते हैं या रिलोकेट कर देते हैं। तो बिल्डिंग से हमें इतना ख़ास असर नहीं पड़ता, लेकिन हमें लैंड से, अर्थवर्क से और उनकी ब्रिजेज़ से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो हमें ऐसी जगह से अपना रेलवे ट्रैक बनाना चाहिए, जहाँ पे लैंड, अर्थवर्क हमारा कम लगे, ब्रिजेज़ कम लगे। सेकंड है हमारा फिज़िकल फीचर्स ऑफ द कंट्री। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी, लैंड है, ब्रिजेज़ है या बिल्डिंग है। अब लैंड को अगर हम और अच्छे से पढ़ें तो फिज़िकल फीचर्स क्या-क्या हैं जिनसे हमारी लैंड की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सबसे पहला हमारा फिज़िकल फीचर्स आता है ग्रेडिएंट, सेकंड आता है कर्व। ग्रेडिएंट इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सीधी अगर लाइन जा रही है और ऊपर हो गया हमारा लेवल या नीचे हो गया, तो उसको हम कहते हैं ग्रेडिएंट, प्लस या माइनस। कर्व हम कहते हैं कि हमारा ट्रैक सीधा जा रहा है और फिर सीधा ही है एक ही लेवल पे, लेकिन वो थोड़ा-सा कर्व हो गया, तो उसको हम कहते हैं कर्व्स। तो ये अगर दोनों कंपोनेंट्स हमारे ऐड हो जाते हैं किसी भी रेलवे ट्रैक में, तो वो उसकी कीमत को अपने आप बढ़ा देते हैं। ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेडिएंट्स हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे ग्रेडिएंट्स हैं या फिर हमारे बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं, तो ऐसी फिज़िकल फीचर्स जहाँ पर हैं कंट्री के, वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ऐसी जगह पे हम नैरो गेजेज़ यूज़ करना ही प्रेफ़र करते हैं। जैसे हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे कालका शिमला है, वहाँ पे नैरो गेजेज़ यूज़ हो रही हैं, दार्जिलिंग है, ऊटी में, ये सारी जगह पे हम अपने नैरो गेजेज़ यूज़ करते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं नैरो गेजेज़ की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रिजेज़ हैं, जैसे इसमें फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो आपको बर्फ़ को काट के अपना ट्रैक बनाना पड़ रहा है।
ऐसी जगह पे हम अपना नैरो गेजेस ही यूज़ करते हैं। सेकंड आता है वॉल्यूम एंड ट्रैफिक ऑफ मीट। इसका मतलब है कि कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, हम जो रेलवे ट्रैक बना रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रेन्स उसको यूज़ करने वाली हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कौन-सी तरह की ट्रेन यूज़ करने वॉल्यूम हो गया कितनी ज़्यादा ट्रेन्स यूज़ होने वाली है, नेचर हो गया कि कौन-सी तरह की, उसमें गुड्स ट्रेन है या फिर मालगाड़ी है, पैसेंजर वाली है, कौन-सी तरह की हम उसमें ट्रेन्स यूज़ करने वाले हैं। तो उस पे डिपेंड करता है कि हम उसमें ब्रॉड गेज यूज़ करेंगे, मीटर गेज यूज़ करेंगे या नैरो गेज यूज़। ऐसी जगह पर जहाँ पे हमारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है या फिर गुड्स ट्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ऐसी जगह पे हम ब्रॉड गेज ही यूज़ करते हैं। ब्रॉड गेज क्यों यूज़ करते हैं? ताकि उसमें हायर वॉल्यूम मिले, हायर स्पीड मिले। वहाँ पे हम ब्रॉड गेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। उस एरिया को डेवलप करने के लिए जैसे हम गाँव वगैरह के आस-पास से अगर अपना रेलवे ट्रैक ले जा रहे हैं, जहाँ पे गाँव बहुत ही ज़्यादा थिनली पॉपुलेटेड है, बहुत कम पॉपुलेशन है या उसके आस-पास के गाँव को अगर हम डेवलप करना चाह रहे हैं, ऐसी जगह पे हम नैरो गेजेज़ यूज़ करते हैं, ताकि उसमें हमें पैसे कम लगे। दूसरी चीज़ क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो बहुत कम लोग उस ट्रेन को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो नैरो गेजेज़ में भी हो जाता है। अब हम एक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। उस प्रॉब्लम का नाम है मल्टी गेज प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जब पहले-पहले हमारे यहाँ पे रेलवे ट्रैक बना था, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आई। जब हमने रेलवे ट्रैक बनाया और हमने ये देखा कि हमारे इंडिया में 3 तरीके के गेजेज़ यूज़ हो रहे हैं, मीटर गेज, ब्रॉड गेज एंड नैरो गेज। हमने जब ये देखा 3 तरीके के गेजेज़ यूज़ हो रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि हम 3 अलग-अलग गेजेज़ यूज़ कर रहे हैं, तो 3 अलग-अलग ट्रैक क्यों बनाएँ? हम एक ही ट्रैक पे तीनों चीज़ें क्यों नहीं बना सकते हैं? तो उन्होंने मल्टी गेज, इसका मतलब कि एक ही जगह पे उन्होंने तीनों तरह के गेजेज़ बना दिए। जैसे इस फ़ोटो में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ब्रॉड गेज भी है, मीटर गेज भी है। या नीचे वाली फ़ोटो में अगर आप देखें इसमें भी ब्रॉड गेज है और मीटर गेज है। दोनों तरह के गेजेज़ उन्होंने इसमें बना तो उन्होंने अलग-अलग ना करके एक ही जगह पर अलग-अलग गेजेज़ बना दिए जैसे 2 गेजेज़ ब्रॉड गेज, मीटर गेज एक जगह यूज़ हो सकता है या मीटर गेज, नैरो गेज एक जगह यूज़ हो सकता है। तो 2 गेजेज़ को अगर हम एक साथ बना देते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टी गेज प्रॉब्लम। मल्टी गेज प्रॉब्लम अभी प्रॉब्लम है, पहले तो इसको हम एज़ अ प्रैक्टिस ही यूज़ करते थे। इसके कारण हमारे में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी इनकन्वीनियंस टू द पैसेंजर। अगर किसी पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह जाना है और उसमें आधा ट्रैक उनका मीटर गेज का या ब्रॉड गेज का और आधा ट्रैक उनका मीटर गेज का है। तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेन गई ब्रॉड गेज में, ये ट्रेन तो कहीं और चली गई। मीटर गेज वाली ट्रेन के लिए उन पैसेंजर्स को इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि जब तक ये ट्रैक खाली नहीं होगा, दूसरी गाड़ी उस पे नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए जो पैसेंजर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था। उन्हें प्लेटफ़ॉर्म्स चेंज करने पड़ते थे, मीटर गेज का अलग, ब्रॉड गेज का अलग। उसके बाद ब्रिजेज़ इतने सारे उन्हें क्रॉस करने पड़ते थे। अगर उनके पास सामान है, तो मैन पावर चाहिए होता था लगेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर उनका कोई लिंक ट्रेन है, जैसे ए से बी तक जाना है, सी एक पॉइंट है जहाँ पे हमारा गेट चेंज हो रहा है, तो ए से सी तक वो एक पे गए, फिर बी से सी से बी पर वो एक पे गए, यहाँ ब्रॉड गेज से मीटर गेज में गए। तो वो कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ पाएँगे या नहीं पकड़ पाएँगे, उसकी टेंशन रहती थी। फिर उसके बाद में नाइट टाइम में अगर हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है ब्रॉड गेज से मीटर गेज, तो वहाँ पे भी पैसेंजर्स को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। सेकंड जो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी दैट इज़ द ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। जो हमारी मालगाड़ी होती थी, जब हम एक जगह से या एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में अपना माल ट्रांसफ़र करते थे, तो उस गुड्स में डैमेज हो जाता था, गुड्स खराब हो जाते थे, चोरी हो जाते थे बीच में। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह अपना माल ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसमें टाइम है, तो उनको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ती थी। माल ट्रांसफ़र करने में देर हो जाती थी, जिसके कारण ट्रेन्स हमारी डिले हो जाती थी और आगे माल नहीं पहुँच पाता था। मिसहैंडलिंग हो जाती थी, जो भी लोग इसको ट्रांसफ़र करते थे,
वो मिसहैंडल कर देते थे, तोड़ देते थे या फिर इधर-उधर कहीं रख देते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आई थी, इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ द रोलिंग स्टॉक। इसका मतलब है कि हम हमारे पास में इस वक़्त ब्रॉड गेज की, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये हो गया ब्रॉड गेज का ट्रैक और उसके अंदर है ये मीटर गेज का ट्रैक। तो अगर एक बार गाड़ी जा रही है, ब्रॉड गेज पे गाड़ी जा रही है, तो जब तक वो इस ट्रैक को यूज़ नहीं कर लेती, हमारी मीटर गेज वाला जो एरिया है, वो खाली पड़ा रहता है। उसको हम यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक टाइम पे केवल हम एक ही गेज को यूज़ कर सकते हैं, या तो ब्रॉड गेज यूज़ कर सकते हैं या फिर मीटर गेज यूज़ कर सकते हैं। तो हम पूरी तरीके से उस चीज़ को या उस यूटिलिटी को यूज़ ही नहीं कर पाते थे। तो इससे हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो वीक होने लगी थी। हमने पैसे तो लगाए हैं ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों बनाने में, लेकिन हम एक टाइम पे एक ही यूज़ कर रहे हैं। इससे हमें उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता। जैसे इसमें देख लीजिए, एम्प्टी मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेन ट्रैवल। जैसे एक बार अगर इस साइड जा रही है ब्रॉड गेज की गाड़ी, तो वहाँ से उसे वापस खाली लौटना पड़ता था, क्योंकि हम इस ट्रेन को यूज़ कर ही नहीं पाते थे। Then transferability of equipment is not possible. Then we have to wait for a long period of time, कि हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था जब तक ये ट्रैक पूरी तरीके से खाली ना हो जाए और हम दूसरे ट्रैक को यूज़ ना करने लगें, तो हमें इंतज़ार करना पड़ता था। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम थी कि एडिशनल फैसिलिटीज़ हमें स्टेशन और यार्ड्स पे प्रोवाइड करानी पड़ती थी। क्योंकि हमने ब्रॉड गेज बनाया है, मीटर गेज बनाया है, एक ही ट्रैक पे बनाया, तो हमें सारी जो भी फैसिलिटीज़ होती थी, वो हमें ब्रॉड गेज के हिसाब से प्रोवाइड करानी पड़ती थी। भले ही वहाँ पे ब्रॉड गेज की कम गाड़ियाँ आती थी, लेकिन उसमें हमें सारी फैसिलिटीज़ उसी के हिसाब से प्रोवाइड करानी पड़ती थी, जो हमें महँगी पड़ती। जैसे हमें शेड्स प्रोवाइड कराने पड़ते थे, यार्ड्स, देन मेंटेनेंस इक्विपमेंट, वेटिंग रूम, प्लेटफ़ॉर्म, सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करानी पड़ती थी, जो हमें महँगी पड़ती। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो इतना अच्छा नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था? उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा गुड्स प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे हमारा कच्चा माल प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे बी पॉइंट पे हम इस माल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और सी एक पॉइंट है जहाँ पे हमारी फैक्ट्री लगी है। अब यहाँ से यहाँ तक ट्रैक अलग है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैक अलग है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ए से बी पर जहाँ पे कच्चा माल है और हमें अपना माल ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे अगर माल पहुँचने में देरी होगी, तो हमारी फैक्ट्री तक भी माल पहुँचने में देर हो जाती थी और जैसे ही हमारे फैक्ट्री तक माल पहुँचने में देर हो जाती थी, तो उससे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता। ये टाइम पे शुरू नहीं हो पाता था, टाइम पे शुरू होने से ना होने से उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है मूवमेंट बिटवीन पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट। जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वहाँ पे आने में उन्हें इतना टाइम लगता था कि उसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगी। द नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन फ्यूचर गेज कन्वर्जेशन। जैसे कि अगर हमें एक ब्रॉड गेज को मीटर गेज में कन्वर्ट करना है या मीटर को हमें नैरो गेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे एरिया नहीं मिलता था हमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है।